नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, अखबारात की हेडलाइंस में देख रहे हैं, वेबसाइट्स पे देख रहे हैं कि कोरोना पेंडेमिक के हमले के नतीजे में सिर्फ इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं है, बल्कि दुनिया भर की जो माशी सूरत हाल है, जो इकनॉमिक सिचुएशन है, ग्लोबल जो ग्लोबल इकॉनमी है और जो नेशनल इकॉनमीज़ हैं की कंट्रीज़ की, ख़ास उसमें अमेरिका हो, कनाडा हो, बरतानिया हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, ऑस्ट्रेलिया हो या चीन हो या जीसीसी कंट्रीज़ हो, रिच जीसीसी कंट्रीज़ हों, हर जगह इकॉनमीज़ और बिजनेसेस जो हैं वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। एविएशन इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री, जिसके हवाले से हमने कल प्रोग्राम किया था, वो तो बिल्कुल ही उसकी तो कमर ही टूट गई है इस पूरे क्राइसिस में। होटलिंग, टूरिज़म, फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स की इंडस्ट्री, तमाम चीज़ें जो हैं मुतासर हो रही हैं। इसी तरह चूँकि मोबिलाइजेशन का प्रॉब्लम है, फ्रेट का प्रॉब्लम है, इसी तरह जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेसेस हैं, जो ट्रेड का साइकिल है, वो भी बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। और दुनिया भर की हुकूमतें जो फिस्कल स्टिमुलस देना चाह रही हैं अपनी इकोनॉमीज़ को बचाने के लिए, अमेरिका की हुकूमत ने $850 बिलियन का फिस्कल स्टिमुलस जो है उसका पैकेज सेनेट के सामने रखा है। यही सूरत हाल यूरोप में, बाकी सारी दुनिया की इकोनॉमीज़ के सामने भी है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई दिनों से ये बहस हो रही थी कि पेट्रोलियम प्राइसेस की कमी के नतीजे में जो पाकिस्तान के इंपोर्ट का जो टोटल बिल है उसका कम से कम 24-25% या उससे भी ज़्यादा जो है वो बिल इंपोर्ट का होता है। और चूँकि पेट्रोलियम प्राइसेस में बहुत कमी आई थी और इसलिए तवक्को थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक खासा बड़ा एक जो है इंटरेस्ट रेट में कमी करेगा ताकि इकॉनमी को एक स्टिमुलस मिल सके, प्रोडक्शन में इजाफा हो, ग्रोथ को सपोर्ट मिले। कई दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स और कई लोगों ने टेलीविज़न प्रोग्राम्स में ये दावा किया, एश्योरेंसेस दी कि डेफिनेटली तौर पर ये जो बेनिफिट मिला है पेट्रोलियम प्राइसेस का, इसको आम आदमी तक जो है इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, बिज़नेस को इसका फ़ायदा दिया जाएगा। उसके बाद जब इसके ऊपर कोरोना का प्रेशर पड़ गया तो अब तो एक्सपेक्टेड था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गालिबन को बहुत बड़ा फिस्कल इंसेंटिव देगा। लेकिन एक दिन पहले जब स्टेट बैंक के गवर्नर ने अपनी जेब से 75 बेसिस पॉइंट, सिर्फ 0.75 बेसिस पॉइंट की कमी की, तो पाकिस्तान के बिजनेस सर्कल्स में, मीडिया में, इकोनॉमिक एनालिस्ट में, फाइनेंशियल एनालिस्ट में, बैंकिंग सर्कल के अंदर बहुत ही शदीद मायूसी जो है वो देखी जाती है। और जो की लीडर्स हैं, एक्स एंड प्रेजेंट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जो लीडर्स हैं, खा कराची में हो या लाहौर के अंदर हो, उनको बहुत मायूसी का इजहार है, जो कि हेडलाइंस का भी जो है जीनत बन रही है। हमारा आज का प्रोग्राम इसी हवाले से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली क्या है। कोई है भी इस हुकूमत की हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी, या ये हुकूमत सिर्फ डे टू डे बेसिस पे ही सर्वाइव करती है? यह एक बड़ा एक वाज़ेह सवाल जो है इस वक्त दुनिया के सामने आ रहा है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब, जो कि रहनुमा तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन भी हैं गवर्नमेंट के इस्लामाबाद में। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट बिजनेस पर्सनैलिटी, चेयरमैन हैं BMG ग्रुप के, साबिक सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, इंतहाई प्रोमिनेंट बिजनेस फिगर हैं कराची के, जनाब सराज कासिम तेली साहब। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। इसी तरह मुझे लाहौर से सराज कासिम तेली साहब कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर से मुझे मियां अंजुम निसार साहब, जो कि सदर हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और निसार स्पिनिंग मिल्स को भी हेड करते हैं, उसकी भी CEO मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। सराज कासिम तेली साहब, आप क्या एक्सपेक्ट करते थे कि कम से कम 200 बेसिस पॉइंट या 2 पॉइंट्स की, ये 2% की तो कमी शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करेगा? आपका ख्याल था कि इतनी कमज़ोरी, इतनी कंजूसी, इतना लैक ऑफ विजन शो किया जाएगा स्टेट बैंक और हुकूमत की तरफ से, इतना कि शो किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहित साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरी समझ से बाहर है। मैंने, आपको याद होगा, पहले भी मैं बहुत दफ़ा TV पे ये कह चुका हूँ बहुत सी जगह पे, कि मैं पहले ही एक्सेप्ट नहीं करता था इनकी 13.25% इन्होंने रखा हुआ था, और जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, एंड आई वॉज ऑलवेज अगेंस्ट इट कि दे आर नॉट डूइंग द राइट थिंग, और हालात सुधरेंगे नहीं, जॉब क्रिएशन नहीं होगा, इंडस्ट्री लगेगी नहीं, बेहतरी नहीं आएगी। अब जहाँ कोरोना वायरस का तूफ़ान आ गया है, सारी दुनिया कुछ और कर रही है। जैसे आपने बताया, अभी शाम को मैंने TV पे देखा, अमेरिका ने भी $1 ट्रिलियन का स्टिमुलस इंजेक्ट करने का सोचा है अपनी इकोनॉमी में। हर हुकूमत, दुनिया के हर मुल्क इस वक्त ये सोच रहा है कि अपनी इकोनॉमी को कैसे बचाए, किस तरह कॉस्ट ऑफ डूइंग को नीचे ले जाए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे ले जाए, लोगों के लिए आसानी करे, इस मुसीबत से निकलने के लिए तैयारी करे। हमारे यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि या तो हम कहीं और से पैदा हुए
पाकिस्तान कहीं और से आया है, इस दुनिया में नहीं रहता, इस दुनिया के साथ नहीं चलता। तो मेरी तो समझ से बाहर है। और मैं अब क्या कहूँ, जो ये स्टेट बैंक कर रहा है, वो कहते हैं ना, रस्सी को आग लग गई मगर बल नहीं निकला, ये समझ से बाहर है। मेरे हिसाब से ये अगर इनको इंटरेस्ट रेट इमीडिएटली सिंगल डिजिट में ले जाना चाहिए था, कुछ नहीं तो कुछ नहीं 9% पे जाना चाहिए था। और इसलिए कि ये हालात है, ये तो अब ऐसे हालात हो गए थे कि मैं सोच रहा था कि देखो ये हमारी बात नहीं समझ रहे थे, अल्लाह ने कोई ऐसी चीज़ कर दी है, अब शायद समझ आ जाए। तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी और दुनिया में, ये जो दुनिया है ना, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस दुनिया, वी आर समवेयर एल्स। डॉक्टर शहबाज गिल, ये क्या वजह है कि ये अब तो इतना यानी इतनी एक मायूसी हो गई है इस गवर्नमेंट से कि लोग सवाल पूछते हैं इस गवर्नमेंट का, पीटीआई की गवर्नमेंट का कोई विजन भी है, कोई लॉन्ग टर्म, कि ये हर दिन सुबह उठ के ही फैसला करते हैं कि क्या करना है? कुछ है इनके पास विजन आपकी गवर्नमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहित। देखिए, मैं जो सिराज कासिम तेली साहब की फ्रस्ट्रेशन है, मैं इसे कहूँगा, उसको मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। नॉट इन नेगेटिवली मैं कह रहा हूँ, पॉजिटिवली मैं कह रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड, मुहिब वतन है, वो चाहते हैं कि यहाँ पे बिज़नेस चले, वो चाहते हैं उनकी इंडस्ट्री भी चले, दूसरे लोगों की भी इंडस्ट्री चले। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें लार्जर पिक्चर देखनी है। सबसे पहले तो ये ओपिनियन देना कि इस गवर्नमेंट की कोई स्ट्रेटजी नहीं है। इस गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी अगर कोई ना होती तो विद इन 1 ईयर एंड फ्यू मंथ्स हम जिस तरीके का करंट अकाउंट डेफिसिट और बैंकरप्ट थे, हम उस टाइम आपको बता इसलिए नहीं रहे थे, बता देते तो रुपया 200 से भी ऊपर जाता। जो कुछ करके गए थे यहाँ पर, बदकिस्मती से आप भी यहीं थे तब, खुशकिस्मती से कह लें, आप बताते भी रहते थे कि क्या हो रहा है। सिराज कासिम तेली साहब भी इधर ही थे पिछली गवर्नमेंट। डॉक्टर साहब, लेकिन 18 महीने के बाद मैं बताता कि जी नवाज शरीफ ने ये किया था तो इसलिए हम ये नहीं, ये तो हम 5 साल बाद भी करेंगे, 10 साल बाद भी आपको बताएंगे। अभी भी आप बताते हैं मुगलों ने फलां टाइम में ये किया था, तो वो तो जो कुछ उन्होंने किया मुल्क की इकॉनमी के साथ, वो तो बताते रहना पड़ेगा। इसमें तो ये तो आप हमें हक दें कि हमने बताना। हम अभी भी बताते हैं कि 1947 में हमें इंडिया ने पूरा शेयर नहीं दिया था, जिसकी वजह से शुरू में हम स्टार्ट नहीं कर सकते। अब इंडिया, इट डज़ हेल्प। हमें पता चलता है हमारी जनरेशन को कि उस टाइम पाकिस्तान ने इनिशियली साइंस टेक्नोलॉजी पे क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं की, इंडिया क्यों कर सका। दे हैड मनी, दे डिडंट गिव अस द शेयर। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं इनकी इस सारी चीज़ से समझता हूँ, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग्स के अंदर मैं भी देखता हूँ सिचुएशन को, तो बहुत सारा सफ़र हम तय करके आए हैं। कोई किसी को नहीं बताता बदकिस्मती से। हमारे बिजनेसमैन को भी आके बताना चाहिए जिन्हें महंगी बिजली मिलती है। दे शुड बी ब्रेव एंड अपफ्रंट एंड से कि हमारे साथ किस तरह के एग्रीमेंट्स किए गए। बिजनेसमैन दलेर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। फिर मैं नेगेटिव, इस टाइम मैं नेगेटिविटी की बात नहीं करना चाहता कि कोरोना है तो चीखें मार मार के कह रहे हैं कि हमें रिलीफ चाहिए। सही नहीं, रिलीफ एक और बात है। सही बात करें कि इतनी महंगी बिजली के सौदे कौन करके गया है, जिम्मेदार कौन है? हम तो नहीं है। 15 साल के मुआहदे करके गए, इंटरनेशनल आप चीजों में बाउंड है, आप उनमें से निकल नहीं सकते। तो जो पहली बात इकोनॉमी का ये हाल करके गए हैं कि हमें कोई पैसे नहीं दे रहा था, हमें इंटरेस्ट रेट शॉक से तो ऊपर नहीं रखा हुआ। आप जो बातें सिराज कासिम तेली साहब ने की या आप कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, क्या ये बातें सुनना हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप कहते हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे, आप बहुत बुरे हैं? हमारा भी दिल करता है। लॉकडाउन हो जाने के बाद तो आप वही चंद हफ्ते में हुआ ना, हम उसे पहले फेज में आप नीचे गए। अभी हम कोरोना पे दोबारा IMF के साथ बात कर रहे हैं। जैसे पूरी दुनिया में सारी गवर्नमेंट्स अपने अपने लोगों को रिलीफ दे रही हैं, हम भी देने की कोशिश कर रहे हैं और देंगे। लेकिन कुछ वक्त तो आप देंगे ना। अभी तो हम 2-3 हफ्ते में हमारे जैसा मुल्क एकदम से डिसीजन, इसलिए नहीं कि आपका, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, हमारा मुल्क चल तो पूरे का पूरा कर्जे पे रहा है। हमारी जो इकॉनमी बड़े बड़े सालों से जो हमने हशर किया हुआ है अपनी इकॉनमी का। एक मैं मीटिंग में था कॉटन पॉलिसी की, वहां पे जो फार्मर थे वो चीख उठे। उन्होंने बिजनेसमैन के ऊपर अटैक किया कि जी हमारे बिजनेसमैन ने सबसे ज्यादा सस्ती कपास खरीदी। यहाँ पे इतनी सस्ती कपास खरीदता गया कि हमारी बेल्स जो है वो आज यहाँ पहुंच गई। हमारे बिजनेसमैन को क्योंकि दुनिया के मुकाबले में इतनी सस्ती कॉटन मिलती थी, उसने वैल्यू एडिशन किया ही नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे कुछ लॉज भी इतने मजे का खेज हैं कि आप बाहर से धागा लें तो आपको उस धागे को कपड़ा बना के बेचना है, वैल्यू एडेड चेन में नहीं डालते आप उसे। तो मैं ये नहीं कह रहा बिजनेसमैन गलत है या फलां गलत है, लेकिन एज अ कौम हमने सबने अपने साथ इंसाफ नहीं किया। और अब हमें इमरान खान से एकदम सब कुछ ठीक चाहिए, करेंगे बट इट विल टेक टाइम। मियां अंजुम निसार साहब, मेरा ख्याल है प्लान तो नहीं किया डॉक्टर शहबाज गिल ने, ये कोई साजिश नहीं है, लेकिन सब उन्होंने बॉल आपके पास इसलिए फेंक दिया है, उनको शायद अंदाजा नहीं होगा कि आप तो निसार स्पिनिंग मिल्स के CEO भी हैं, सो आपका टेक्सटाइल से ताल्लुक है। और वो ये शिकायत दे रहे हैं बेसिकली तौर पे कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल, मसला खाली हुकूमत का नहीं है, ये PTI की हुकूमत का नहीं है, पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कभी वैल्यू एडिशन की ही नहीं है। सभी का मिलजुल के कसूर है, जहां हम खड़े हैं। हम सबका कसूर है इसमें।
देखें, जहाँ तक ये जो डॉक्टर शहबाज साहब ने जो बात की है वो तो पास्ट की बात की है, उसमें तो कोई शक नहीं है कि वो महंगे बिजली के सौदे किए गए और वो एक मुल्क के साथ एक जुल्म हुआ है। और बहुत सारी जो पावर जनरेशन जो आपकी कैपेसिटी इस वक्त मौजूद है वो पाक्ड है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब हम उस बात को सारी उम्र उसी का रोना रोते रहेंगे तो ये बात इस तरह बनेगी नहीं। बात यह है कि जो वो गलत कर गए हैं, हमें अब देखना है कि इन चीज़ों को आज के हालात में हम किस तरह ठीक करें। अगर हम खामोश रहे और फैसलों में डिले हमने किया तो हमें मज़ीद नुकसान होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी गवर्नमेंट ने यह कहा था कि 7.5 सेंट पे आपको बिजली देंगे। अब एक चीज़ जब खुद कही है, सारा खुद चीज़ को मैनेज किया है और उसके बाद इन बिटवीन आधे रास्ते में आके फिर रुक जाते हैं और फिर हमें कोटों के रास्ते दिखाते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। और ये जो बिजली की जो 7.5 सेंट की जो बात की जा रही है, वापडा तो दे रहा है लेकिन KSC बहुत सारे अपने कंज्यूमर को ये पास ऑन नहीं कर रहा, तो ये ज़िम्मेदारी किसकी है? ये ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है। अब कमिंग बैक टू द टुडेज़ प्रॉब्लम, कोरोना एंड आपका जो मार्कअप है, इतने हाई मार्कअप तो हम तो पेट्रोलियम प्राइसेस 2 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर साहब और पूरी कैबिनेट के साथ मुलाकात हुई थी, उनको कहा, यही रिक्वेस्ट की थी कि हम आइसोलेशन में फ़ैसले करेंगे तो दुनिया के साथ नहीं चल सकेंगे, हमें आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारी इंडस्ट्री चले, कुछ उम्मीद कायम रहे। लेकिन फ़ैसले जो हैं गवर्नमेंट अनाउंस भी करती है, बहुत सारी चीज़ों पे एग्री भी करती है, लेकिन वो जो होता है ना चीज़ को पूरा वाइंड अप करना क्लीनली कि जी हमने ये काम ये कहा था और ये हमने कर दिया है, वो इनसे इस गवर्नमेंट से वो इतना क्लीनली नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं इनके सामने हर्डल्स आते हैं या इनके पास वो जो होता है ना एक कुछ मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम्स हैं, या तो ब्यूरोक्रेसी इनके साथ तावन नहीं करी, ये भी आप कह सकते हैं। इस वक्त जो मार्कअप रेट है, इस मार्कअप रेट पे आपकी मौजूदा सनद बरकरार नहीं रह सकती, नहीं चल सकती। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वाइप्ड हो जाएंगी, वो सिक हो जाएंगी। ये गवर्नमेंट को रियलाइजेशन करनी चाहिए। इसके साथ जॉब्स जुड़ी हुई हैं, इसके साथ गवर्नमेंट का पॉलिटिकल एंगल भी इसी के साथ अटैच्ड है, लेकिन वो चीज़ें एड्रेस क्योंकि नहीं हो रही थी, इसी वजह से अब देखें अब उसके साथ ये आके कोरोना जुड़ गया। जरा यहीं रुकें, जरा यहीं रुके। इससे पहले कि मैं सिराज कासिम तेरी साहब के पास जाऊं अगले सवाल के साथ, इस पर जरा क्विकली रिस्पॉन्ड ब्रीफली करें। वो देखिए, हुकूमत को तो हल निकालना है ना, आप तो सिर्फ आके कह रहे हैं कि नवाज ये कर गया था इसलिए हमारा सोल्यूशन ही कोई नहीं। अंजम साहब ये बात बताएंगे कि क्या पिछली गवर्नमेंट ने 5 सालों में $0 भी नेट इंक्रीज की है एक्सपोर्ट में? क्या हमने 1.5 साल में एक्सपोर्ट्स गिरी हैं एक्चुअली पीपल्स पार्टी के जाने के पीपल्स पार्टी के जाने, क्या हमने इंक्रीज की है? नहीं। क्या आज आपने भी बोरोड किया है, उन्होंने भी बोरोड किया था, दोनों बोरोड कर रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर आज फुल कैपेसिटी, इंडस्ट्री को अपने पैरों पे लाएं। हम तो बोरोड खेल रहे हैं, बोरोड मनी से तो देखिए ये गुजारा नहीं हो सकता। इकोनॉमी में जान लाएं, इसमें स्टिमुलस लाएं। आपकी बातों से जी आपकी बातों से बिल्कुल मैं डिनाई नहीं कर रहा कि एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी, लेकिन आप एक चीज़ जो आप नहीं देख रहे वो ये नहीं देख रहे कि गवर्नमेंट कंटिन्यूसली चीज़ों को इंप्रूव कर रही है। आपका और हमारा डिफरेंस ये है कि उसका पेस कम है। आप कह रहे हैं कि वो एकदम से हो जाना चाहिए और हम आपको बता रहे हैं कि इकोनॉमी को इतना ब्लीड करके वो गए थे कि मरीज को बेड से उठा के एकदम से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागने को हम नहीं कह सकते। तो मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक से पहले मैं ये भी बता दूं कि आज अमेरिका की हुकूमत ने अपना जो नया बिल और कानून सामने लाया उसमें अपने अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट को 0 करने का फैसला कर लिया गया, जैसे कि 2008 या 9 के क्राइसिस के बाद किया गया था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि आखिर हल है क्या। हुकूमत की मजबूरियाँ अपनी जगह, बिजनेस और पाकिस्तान की मईशत की मजबूरियाँ अपनी जगह, हल है क्या। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले बात यहाँ ख़त्म हुई कि बिज़नेस के पॉइंट में, बिज़नेस के आर्गूमेंट में, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के आर्गूमेंट में, पाकिस्तान के माशी जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके इस आर्गूमेंट में बड़ी वज़न है कि जब तक हुकूमत इंटरेस्ट रेट को नीचे नहीं ला सकेगी तब तक पाकिस्तान की मईशत जो है वो ग्रो नहीं कर सकेगी। पहले भी मसला था, अब तो कोरोना वायरस के बाद पूरी इकोनॉमी दुनिया की मुतासर हो रही हैं। हुकूमत का आर्गूमेंट ये है, जो डॉक्टर साहब हमें समझा रहे हैं कि हुकूमत के पास अभी गुंजाइश नहीं है, तो फिर ये हल इसका आखिर निकल कैसे पाएगा? यही तो आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। यहीं से आप बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू समझ लिया, इसको बड़ी सपोर्ट है। क्राइसिस ऑफ लीडरशिप जाहिद हुसैन साहब का पीस शायद आपने देखा हो। हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम अब बहुत बढ़ता चला जा रहा है कि ठीक है, हुकूमत के सामने जो चैलेंज है उस चैलेंज से निब्रो आज़मा होने की लीडरशिप नहीं है। मैं बताता हूँ, देखिए वही 3-4 चीज़ें हमें लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में देखनी है जो कि तकलीफ़देह हैं। जब आपको डॉक्टर बताता है कि आपको ये बीमारी है और इसके ये नुकसान होने और ये इतना टाइम लगना आपको सेहतमंद हो, तो अच्छी बातें नहीं लगती हैं। हम जब आए
प्रैक्टिकली मुल्क बैंकरप्ट था, आपके पास कोई पैसा नहीं था, इस मुल्क के पास जाना पड़ा, उसके अगर हमारे दोस्त मुल्क हमें पैसा ना देते हम बैंकरप्ट होते। इनको भी पता है, ये हमें भी, इस पर हमारा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं। वहाँ से पैसा लिया, मजबूरी में इंटरेस्ट रेट हाई करना पड़ा, इंटरेस्ट रेट हाई रखा, जिसकी वजह से हमारे पास वो पैसे रहे, अगर पैसे ना रहते तो आपके सामने था। IMF के पास जाना पड़ा, मजबूरी में जाना पड़ा, हमारी कोई ऐसी गलती नहीं थी जिसकी वजह से हम IMF के पास गए। जो हमें दे के गए, उस सराज साहब ने कहा कि इन्होंने IMF के साथ ऐसे वादे किए हुए हैं जिसकी वजह से ये इंटरेस्ट रेट कम नहीं करते। हम IMF के पास एट फर्स्ट प्लेस गए ही क्यों? ये मौका ही क्यों आया? ये मौका इसलिए आया कि आपने ऐसी यहाँ पर ऑरेंज ट्रेनें बनाई हैं जिसकी अगर 285 रुपये एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ का किराया रखें तो वो चलती है, अगर आप 50 रुपये रखें तो वो कम से कम 11 बिलियन का आपको घाटा डालती है। ये वाले जो प्रोजेक्ट्स है उनकी वजह से आपका इतना आप दलदल में चले गए, पैसा लूट के खाया गया कि आपको IMF के पास जाना। अब आम जो घर में बैठे हैं लोग, उनके लिए मैं बता दूं, मुझे बात कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि दोनों ने एक अच्छा केस बनाया। लेट मी प्लीज आंसर दैट। अब जो घर में बैठे लोग हैं जिनको ये नहीं पता, उनको मैं ये बता दूं कि जब आप इतनी बुरी तरह से ब्लीड हो तो घर जो गांव में भी गरीब आदमी होता है वो जब किसी से कर्जा लेने जाता है तो उसकी टर्म्स पे कर्जा मिलता है, आपकी मर्जी पे कर्जा नहीं मिलता। जब हम कर्जा लेने गए तो हमें उनकी टर्म्स के ऊपर मिलना। आप कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूं हमने क्या किया, मैं बताता हूं वे फॉरवर्ड। हमने क्या किया, 7.28 बिलियन से हम 12.76 के ऊपर हम अपना जो रिजर्व्स हैं फॉरेन वो लेके गए। हमने जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो हमने आपके सामने 70% से ज्यादा कम किया। मैं 20 बिलियन पे मिला, आज वो 7-8 के ऊपर खड़ा है। 7-8 पे है करंट अकाउंट, सॉरी 12-13 पे, 9-10 के दरमियान में, 7-8 की बजाय 9-10 के दरमियान में। ये अब शायद हमें थोड़ा सा लगे ये कोरोना की वजह से और उस पर हिट आए, हमें छोटा मोटा अगर आया तो। अच्छा, उसके बाद बिजली में हमने बचत की, जो चोरी हो रही थी 108, उसका मैंने आपको बता बिलियन वो कम किए। गैस के हमारे साथ जो सौदे करके गए वो आज की कीमत देखें और जो हमें लॉक करके गए जिन कीमतों पे, वो कितने गुना और गैस इंडस्ट्री में यूज हो रही है इनके सामने। अब मैं आपको बताता हूं। अब हमारा ये कि आज हमने इंटरेस्ट रेट कम किया, इंशाल्लाह आप देखेंगे इसके ऊपर जब हम इन्फ्लेशन और रन नहीं आएगा, 35 बेसिस पॉइंट खाली कम किया है, तो हम और करेंगे। लेकिन हम आपको अपनी साइड बता रहे हैं कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं, जैसी इकोनॉमी देख गए कि एकदम 8-7 पे पेट्रोलियम का बेनिफिट तो आने दें। आपके मुल्क के जो रूल्स हैं, आपने जो पेट्रोल यूज करना है 60 दिन पहले खरीदते हैं आप एक दिन में नहीं खरीद सकते। ये चीनी थोड़ी है सुबह खरीदनी, रेट कम हो गया। मुझे सिर्फ 2-3 चीजें कंप्लीट कर लेनी। आपने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया, एक्सपोर्ट्स आपने थोड़ी ऊपर गई लेकिन आपने की, ट्रेडर को आपने सबसे ज्यादा बेनिफिट दिया। आज आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो फुल कैपेसिटी पे चल रही है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बताइए। मैंने मियां अंजुम निसार साहब से बात, हमने एक टेक्सटाइल के साथ हमारा बड़ा पुराना अरेंजमेंट था कि जो एक बेल है कॉटन की, जो 36,000 जिसकी कीमत है, उस पर 50 रुपए देगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ताकि रिसर्च हो सके और कॉटन का सीड आ सके। हम कॉटन में दुनिया ऊपर जाती है, हम कॉटन में नीचे आ गए क्योंकि वो 50 रुपए भी नहीं पे किए गए, जो कि बहुत कम है। तो हम सबकी गलती है। लेकिन अब सारे का सारा मलबा गवर्नमेंट पे 18 महीने में डाल के ये कहा जाता है कि एक इम्पॉसिबल काम करके दिखाया जाए। गवर्नमेंट कर रही है, बेहतरी आई है इंशाल्लाह। मियां अंजुम निसार साहब कोई विलन है या सिराज भाई कोई विलन है, हम सबके कुछ कसूर हैं, चीजें गलत हुई, अब इम्प्रूवमेंट। मियां साहब कितना सेटिस्फैक्टरी लग रहा है जवाब आप? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, जो माजी में 70-72 साल जो हम लोगों ने ज़ाया किए, इसमें कोई शक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सारा मलबा अब इन पे आ गया, ये भी एक अपनी जगह हकीकत है। लेकिन माजी में भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। हमारी एग्रीकल्चर की यील्ड भी दुनिया में 1/4 1/5 मतलब 25-30% के करीब है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें तो कोई शक नहीं है। अब आज जिस क्राइसिस में हम हैं, गवर्नमेंट अगर उसको रियलाइज़ नहीं करेगी तो हम फर्दर जो है ना वो क्राइसिस में मतलब एंटर हो जाएंगे। तो इस वक्त तो है, किसी वक्त इकॉनमी चले, दिस इज़ द इशू। इस पे क्या गवर्नमेंट का प्लान है, दिस नीड्स टू बी अंडरस्टैंड। इसको समझने की ज़रूरत है कि मेरा मतलब है इसमें गवर्नमेंट क्या इनके प्लान में है क्या। अभी तो करेंगे की वाली बात है, हमें वी नीड समथिंग नाउ, ताकि लोगों को कोई उम्मीद हो। और यही जिस तरह स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने एक पैकेज दिया है, कल उन्होंने अनाउंस किया जिस 7% पे हम आपको इंडस्ट्री पर लोन देंगे नई इंडस्ट्री के लिए, बड़ी अच्छी बात है। इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है, इस वक्त ज़रूरत है इस वक्त क्राइसिस को आपने किस तरह हैंडल करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। नई इंडस्ट्री तो जब लगेगी, आपकी बिजली की प्राइस इस वक्त 18 सेंट है, दुनिया में 7 सेंट है, 8 सेंट है। जब उसके करीब आप आएंगे तो फिर लोग सोचेंगे कि हाँ जी यहाँ कोई इंडस्ट्री लगाने की वायबिलिटी है। आपका मार्कअप अगर आप दुनिया से 3 टाइम्स ज़्यादा होंगे, तो इस वक्त अगर आप नई इंडस्ट्री के लिए 5% भी कर दें जस्ट फॉर द इंडस्ट्री, तो शायद वो बहुत सारे लोग इस तरफ माइल ना हों। इस वक्त जो इशू है वो ये है,
आपने इंस्टेंट रिलीफ क्या देना है इकोनॉमी को एंड हाउ वी आर गोइंग टू सर्वाइव, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आज इंडस्ट्री और सिस्टम आपका सर्वाइव नहीं करेगा, आइंदा दिनों के लिए ये ज़्यादा बड़ा क्राइसिस बन जाएगा। जॉब्स जो हैं वो आपकी ज़्यादा डिप्लीट होंगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए स्मगलिंग पे गवर्नमेंट फोकस करे, स्मगलिंग पे गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं है। मेरे साथ सारा मुल्क आपका जो है ना स्मगल से भरा पड़ा है। मैं एक इसमें पॉइंट ऐड कर दूं कि जब आप पीएमएलएन के रहनुमाओं से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि 2013 में जब उनको हुकूमत मिली तो उस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सिविल वॉर हो रही थी। कराची शहर में अर्बन इंसर्जेंसी की सूरत हाल थी, पाकिस्तान में पावर डेफिसिट था और बहुत खासी सूरत हाल बुरी थी। उनको सिविल वॉर का मुकाबला करना पड़ा, उसके लिए बजटिंग करनी पड़ी, रिसोर्सेज मोबिलाइज करने पड़े। उन्होंने सीपैक का आगाज़ किया, उन्होंने पावर सेक्टर को सहारा दिया, उन्होंने एनर्जी की प्रोविज़न की। वो कहते हैं कि उन चीज़ों और उन चैलेंजेस को मद्देनज़र रख के ही देखना पड़ेगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट के चैलेंजेस ज़्यादा बड़े थे या उनके चैलेंजेस ज़्यादा बड़े थे। जी डॉक्टर साहब। जी मैं क्विकली, पहले तो बिल्कुल निसार भाई की बात ये बिल्कुल ठीक है, जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, हमें मानना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर लेवल पे बार बार मीटिंग हो रही है, तो फिर कर क्या रहे हैं? मैं बता रहा हूं अंजम भाई, पिछले हफ्ते 4 मीटिंग्स हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर का बार बार था कि इंडस्ट्री को हमने बिजली सस्ती कैसे देनी है। बदकिस्मती से जब पूरी दुनिया में 4 सेंट पे मंसूबे लग रहे थे, हमारे यहाँ 24 सेंट पे लगाए गए। 24 सेंट तक हमने बिजली खरीदी है। तो आपको मैं बताऊं 16 सेंट 24 सेंट जिन्होंने बढ़ के 24 सेंट तक जाना है, वो अब जाना तो है ना, इस साल चले जाएंगे, अगले साल चले जाएंगे, जो उन्होंने किया। हुकूमत हर दिन अपने पास से पैसे डाल रही है, सब्सिडी दे रही है, बहुत सारे लोगों को दे रही है, लेकिन मुझे बताइए ये सारा पैसा आना कहां से? आखिर तो हमारी गरीब आवाम पे आना है। तो आपकी बिजली सस्ती की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको देखनी पड़ेगी ये महंगी बिजली में हमें 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 10 साल के लिए बांध के कौन गया? अब दूसरी बात जवाब नहीं दिया आपने। मैं इंटरेस्ट रेट का देखिए, एज अ गवर्नमेंट का सिराज भाई का और अंजम भाई का ये इन दोनों को पता, और आप भी पढ़े लिखे, आपको पता है कि हुकूमत, मैं क्योंकि हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरा इंटरेस्ट रेट पे ये कहना कि ये नीचे हो जाएगा, नहीं होगा, ये मुनासिब नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेट बैंक जो है वो आज़ाद है और हुकूमत उस पर असरअंदाज नहीं होती। लेकिन जो मैं देख रहा हूं पाकिस्तान की इकॉनमी जाती, आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी बेहतरी इसमें नजर आएगी, लेकिन इसमें हमारी कोई कोताही नहीं है। ये हमारी मजबूरियां, हमें बांध के, रस्सियों से बांध के पाकिस्तान को पानी में फेंका गया, उसमें से ये हुकूमत वो रस्सियां तोड़ा के निकली है ऊपर सारी आवाम के लिए। तेरी साहब ने हॉट मनी की तरफ इशारा किया कि गवर्नर स्टेट बैंक का लालच ये है कि ट्रेजरी में जो पैसे आए हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आऊंगा, पैसा चला, ये तो फिर आप गवर्नर स्टेट बैंक को बिठाएं, यहाँ तो मिलते नहीं किसी से बात, गवर्नर स्टेट बैंक को बिठाएं, हम अरेंज कर देते हैं आपके साथ इंटरव्यू, गवर्नर स्टेट बैंक को बिठाएं और सामने सिराज भाई को बिठाएं और ये बातचीत करें उनके बिहाफ पे। मैं ये तो नहीं बता सकता कि उनका इंटरेस्ट है कि नहीं, वो तो वो बताएंगे। एक मेरे सामने वो ऑनेस्ट आदमी और पाकिस्तान के लिए अच्छी पॉलिसी बना रहे, 2-3 चीजें क्लियर। बिल्कुल उनको सिविल वॉर मिली थी, यहां पर हो रही थी, और हमारी आर्मी को सैल्यूट है जो उन्होंने एक अच्छी सिविल वॉर लड़ी, जो मुशर्रफ को भी मिली थी, और पूरे पाकिस्तान को। मैं आर्मी का इसलिए कि शोहदा है वहां पर, मैं किसी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वो उनको क्रेडिट देना चाह रहा हूं। पीपल्स पार्टी ने भी उसमें रोल प्ले किया, सब ने किया, लेकिन जब हम आए, हमें ये तो हमें कांस्टेंट है जो वॉर अगेंस्ट टेरर है, अब भी चल रहा है। हमें हॉस्टाइल मोदी मिला, हमें हॉस्टाइल फैटफ मिला, हमें हॉस्टाइल इंडिया मिला कश्मीर पे, हमें हॉस्टाइल और नेबरहुड में सिचुएशंस मिली। लेकिन बताइए कि क्या जो हालात हमारे मिडिल ईस्ट में पहले थे कि कोई हमारा नाम नहीं पूछता था, कोई हमें मिलकर राजी नहीं था, क्या इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में हम वहां एक एरिया फॉरेन पॉलिसी जहां पे आपको हमें 10 में से 12 नंबर देने पड़ेंगे, और हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आपके लीडर ने आपको उस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि आज इंडिया नीचे चला गया और पाकिस्तान ऊपर चला गया। पाकिस्तान को क्या मदद मिल रही है? फॉरेन पॉलिसी से बिल्कुल मिल रही। अभी आप देखिए जो यूरोप से, बिल्कुल हमें IMF कह रहा था मिनी बजट लेके आए जो हम नहीं लेके आए। IMF कह रहा था आप और टैक्स इंपोज करें जो हम नहीं कर रहे। IMF कह रहा है बिजली और बढ़ाएं जो हम नहीं बढ़ा रहे। IMF कह रहा है गैस और बढ़ाएं जो हम नहीं बढ़ा रहे। हम आपको मैं पहले बताऊं व्हाई वी वांट टू लुक बैक। आखिरी बात, सिर्फ आखिरी बात बताता हूं। एक बात अंजम भाई आपने ये ज़हन में रखनी है कि आपको भी एक्सेस है इन प्राइम मिनिस्टर तक, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो आपकी बात भी सुनते हैं। सिराज भाई जब मिलना चाहे वो उनकी बात भी सुनते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर एक मिडिल क्लास से आया, इसको पता है जब तक मिडिल क्लास वाइब्रेंट नहीं होगी ये पाकिस्तान नहीं चलेगा। जो कुछ अवेलेबल है हुकूमत कर रही है। सराज कासिम साहब, हुकूमत के पास कितना वक्त है? 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, जिसके दरमियान ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आएंगे ताकि इंडस्ट्री को और मईशत को सहारा मिल सके? वक्त कितना रह गया है? डॉक्टर साहब मुझे एक बात कहने दें। देखिए जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है ना,
ये इसको जस्टिफाई ना करें। हम सब जानते हैं इमरान खान को बहुत पुराना, ठीक है, और हमें पता है कि वो अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है, सब है, मगर उसको जो पॉलिसीज़ लोग देते हैं, जो रास्ते देते हैं, मैं उसको डायरेक्टली भी कह चुका हूँ खान साहब को कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको डायरेक्ट पहुँचती नहीं है, जो पहुँचनी चाहिए। अल्लाह करे कि वो पहुँच जाए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो डॉक्टर रज़ा बाकर की बात हो रही है, ये हमने इसको पहले भी डॉक्टर साहब को कहा है और ये हॉट मनी के हवाले से सवालात किए, मगर हॉट मनी का सवाल आता है तो उसका जवाब वो नहीं देते, वो इधर उधर की बातें करते हैं। अब मैं तो कहूँगा, अभी भी टीवी पे कह रहा हूँ ना कि उसको आके हॉट मनी को एक्सप्लेन करना चाहिए, टीवी पे आके एक्सप्लेन कर दे। मैं समझता हूँ वो क्लियर कर देगा तो ठीक है, वेल एंड गुड। सिराज भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अंजुम साहब कोई कमेंट ले ले, फिर उसके बाद आप एक्सप्लेन कर दें। अंजुम साहब कोई कमेंट कर दें, फिर उसके बाद ये वाइंड अप करेंगे डिस्कशन यहीं पे। अंजुम साहब क्विक कमेंट, मेरे पास सिर्फ 90 सेकंड्स हैं, क्विक कमेंट। जी, इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि ये जो भी मतलब वर्ल्ड बैंक से और IMF से जो भी लोन शोन लिए उसको रीनिगोशिएट करें। इस वक्त एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इसमें कोई मॉरेटोरियम लें और ये जो बड़े महंगे जो सौदे जो बिजली के किए गए हैं उसको भी गवर्नमेंट रीनिगोशिएट करे, प्राइवेटाइजेशन के मामलात को करे, बिजली के लाइन लॉसेज और जो थेफ्ट है उसको कंट्रोल करे, स्मगलिंग कंट्रोल करे। यहीं से इनको कहीं ना कहीं से गुंजाइश मिलेगी। इन चीज़ों पर फोकस करें, इन पे टीमें बनाएं, उस पर डेली बेसिस। बिल्कुल चाहिए, यही लीडरशिप चाहिए कि आप IMF से, वर्ल्ड बैंक से, दुनिया से रीनेगोशिएट कर सकें। यही आपकी पॉलिटिकल स्किल चाहिए। बहुत मुनासिब सजेशंस हैं और प्राइम मिनिस्टर ने 4 दिन पहले ये अपनी इकोनॉमिक टीम को ऑलरेडी डायरेक्शन दे दी है। इकोनॉमिक मिनिस्टर को भी, स्टेट बैंक को भी ये भिजवा दी गई, आल्दो इंडिपेंडेंट है लेकिन जितनी कानून के अंदर भेजी जा सकती है कि फौरी तौर पर IMF के साथ करंट कोरोना सिचुएशन। और प्राइम मिनिस्टर ने जो एक फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू दिया उसमें भी कहा कि थर्ड वर्ल्ड को आपको बेल आउट करना पड़ेगा वरना बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। IMF से भी इंशाल्लाह हम लेंगे, लेकिन आपको एक वादा है कि हम अपनी एक्सपोर्ट नीचे नहीं होने देंगे, हत्तल वसा कोशिश होगी, इंडस्ट्री बंद नहीं होने देंगे और आपके लिए जो कुछ कर सकते हुए करेंगे। मुझे ब्रेक लेनी है, ये डिस्कशन हमारी यहीं पर रुकती है। इसके बाद हमें ज्वाइन कर सकेंगी जनाब डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहबा, जो मावन खसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इत्तलात, और हम इसी हवाले से उनसे बात करेंगे कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा हो रहा है कोरोना की मैनेजमेंट के हवाले से, उस पर उनकी हुकूमत पे इतनी तनकीद क्यों आ रही है। आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। अब मुझे ज्वाइन कर रही हैं स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और इन्फॉर्मेशन मावन खसूसी इत्तलात जनाब डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा। डॉक्टर साहबा, वेरी वार्म वेलकम टू माई प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आपसे बात एक ऐसे मौके पे हो रही है जब ऑपोजिशन की तरफ से भी और बहुत से समाजी हलकों की तरफ से, बिजनेस सर्कल्स की तरफ से एक आम तनकीद देखने में आ रही है कि आपकी हुकूमत की जो मैनेजमेंट है कोरोना वायरस के चैलेंज में बड़ी नाकाफ़ी रही है। ख़ास करके प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद भी एक तासुर है कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच बहुत देर से भी थी, उसमें कोई ऐसी इतनी वाज़ेह डायरेक्शन या लीडरशिप नहीं आई है और गालिबन ने सारी चीज़ों को सम अप किया है। प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट जाहिद हुसैन साहब ने अपने पीस में जो आज ही छपा है क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, जिसमें वे समझ रहे हैं कि उनका दावा ये है, उनका ये ख्याल एनालिसिस है कि आपकी हुकूमत का रिस्पांस भी बड़ा स्लो था, कोई नेशनल लेवल की लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन नहीं हुई प्रोविंसेस के साथ, और मुख्तलिफ सियासी वजूहात की वजह से आपकी गवर्नमेंट डिसाइसिवली एक्ट नहीं कर सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहित, सबसे पहले तो ये एक ग्लोबल चैलेंज है और ग्लोबल चैलेंज के साथ जुड़े जो आपके सोशल और मॉरल और ओवरऑल पब्लिक चैलेंजेस हैं, उनको आप जिस अंदाज से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है कि अपोजिशन की तरफ से एक ऐसा इशू जिसके साथ आम बंदे के मसाइल और मुश्किलात हैं और पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया जो है उस वबा के असरात से गुज़र रही है। इस सूरत हाल में अपोजिशन का सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कोरोना वायरस को इस्तेमाल करना और एक ऐसी फ़ज़ा बनाना कि जिसमें ये कौम जो है वो डिवाइडेड नज़र आए, तो मैं नहीं समझती कि ये कोई अक्लमंदी की बात है, नंबर 1। और अपोजिशन का एक रोल है, और अपोजिशन जब ये वायरस है तो वो नहीं देख रहा कि ये कोई PMLN का वोटर और सपोर्टर है या ये हुकूमत का चाहने वाला है। अक्रॉस द बोर्ड जब उस वायरस ने कोई तकसीम नहीं की तो उसके तदारक के लिए
एक लाहे अमल और हिकमत अमली में भी हमारी कोई डिवाइड नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमें यकजा हो के बहसीत कौम इस वायरस को शिकस्त देनी है। अब यहाँ तक आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं, तो देखें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो जिस वक्त चाइना में ये सबसे पहले इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ इस वायरस ने पूरे के पूरे चाइना को अपनी लपेट में लिया और इसका एपिसेंटर जो है वो वुहान सिटी बना, तो वहाँ हमारा कंसर्न क्या था कि हमारे स्टूडेंट्स की कसीर तादाद उस शहर में आबाद थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वहाँ जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी, जो उन पेरेंट्स के साथ कंसल्टेशन थी, वो कंसर्न मिनिस्टर्स को ये ड्यूटी दी और हम फिर आगे बढ़े और 15 जनवरी से ऑनवर्ड इसको हमने एक प्रॉपर रोड मैप में तब्दील किया। लेकिन यही तो तनकीद है कि बनाया जिसके तहत, यही तो तनकीद है कि रोड मैप नहीं था, चीन ने आपको बचा लिया चूंकि उनके अपने मेयर्स इतने स्ट्रिक्ट थे कि उन्होंने लोगों को निकलने नहीं दिया, उन्होंने इमोबिलाइजेशन कर दी, ट्रांसपोर्ट सब कुछ, ट्रेनें रोक दी। जब चैलेंज आप लोगों ने सोचा ही नहीं कि आगे क्या होगा, और जब ईरान में आपके हज़ारों पिलग्रिम्स थे तो कोई हिकमत अमली और स्ट्रेटजी आपके पास नहीं थी थ्रू आउट द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी कि ये हज़ारों पाकिस्तानी ईरान में हैं, ये वापस आ सकते हैं, क्या होगा, पिलग्रिम्स हैं, इतने कंजस्टेड जगह पे ये लोग सब हैं। और फिर जब वो आए तो कोई स्ट्रेटजी नहीं थी कि उनको कोयटा तक ले आते, उनको अलग अलग रखते, क्वारंटाइन नहीं किया, आप तो डॉक्टर हैं, सबको एक बड़े से खेमे में एक जगह में रख दिया, जिसकी वजह से अब वो जब वहाँ से फिर प्रेशर जब पड़ा उनको छोड़ने का तो वो पूरे मुल्क में फैल गए और अब इस वक्त एक क्राइसिस की शक्ल इख्तियार हो गई। ये है आर्गुमेंट जो तनकीद है। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि दुनिया की हमसे बेहतर इकोनॉमीज़ और बेहतर हेल्थ स्ट्रक्चर और बेहतर उनका जो आपस में कम्युनिकेशन मैकेनिज़्म है वो भी इस वायरस के हाथों बेबस नज़र आ रही हैं, क्योंकि आप अमेरिका, यूरोप, अपने रीजन के अंदर देख लें, हर जगह इस वायरस ने तबाही मचाई है। लेकिन देखना ये है कि एज अ गवर्नमेंट हमारा फर्स्ट रिस्पांस क्या होना चाहिए था। हमारा सबसे पहला फोरम जो है वो कैबिनेट है और उस कैबिनेट के अंदर इस इशू को थॉरोली डिस्कस किया गया और कंसर्न मिनिस्ट्री जो थी उसने ब्रीफिंग दी और ये 15 जनवरी की मैं बात कर रही हूँ और उसको हमने एलोकेशन ऑफ फंड्स किया और उसको ये टारगेट दिया कि जो पॉइंट ऑफ एंट्री एंड पाकिस्तान के अंदर पॉइंट ऑफ एग्जिट्स हैं उन पे आप नजर रखें और स्क्रीनिंग का अमल जो है उसका आगाज करें। लेकिन ईरान के चैलेंज को फिर कहां आपने देखा? आप लोगों को एहसास था जनवरी में कि ईरान से चैलेंज आएगा जनवरी फरवरी में? देखिए, ईरान का जो दो चैलेंज हमारे सामने आए, एक तो ईरान के अंदर से जो इंफॉर्मेशन थी वो एक्यूरेट नहीं आ रही थी, वो आपकी 100% जो उनकी फिगर्स थी वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो रही थी और वो अंडर इंफॉर्मेशन थी। कोई प्रॉपर ऐसा मैकेनिज़्म नहीं था जिसके तहत हम वहाँ के इंटरनल हकायक जो थे वो जान पाते और जो इंफॉर्मेशन आ भी रही थी वो सोर्सेज से आ रही थी। गवर्नमेंट ऑफ ईरान उस तरह से उन इंफॉर्मेशन बेस्ड जो हकायक थे उनको ऑन नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो एक इंफॉर्मेशन गैप था। दूसरी बात, जो ज़ायरीन जब आए तो उन ज़ायरीन को हमारी सबसे पहली तरजीह ये थी कि उनका हेल्थ स्ट्रक्चर और स्टेटस जो है वो तो हमारा प्रायोरिटी नंबर 1 था कि हम उसको एनालाइज करें, एवेलुएट करें, लेकिन चूँकि ईरान ने उनको एग्जिट स्टैम्प पासपोर्ट पे लगा दी थी और हमारा उनको पाकिस्तान के अंदर ओन करना जिम्मेदारी थी। हम अपने शहरियों को बॉर्डर से बाहर रख के खामोश तमाशाई नहीं बन सकते थे, हमने उनको एंट्री दी। ये आपकी जो कोर कमेटी बनी और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक म्यूचुअल कंसल्टेशन के बाद ये फैसला हुआ कि इनको चूँकि वो मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ायरीन थे तो वहाँ से ही उनको अल्टीमेटली पंजाब वालों ने पंजाब जाना था, गिलगित बल्तिस्तान वालों ने वहाँ, सिंध वालों ने वहाँ, लेकिन एक मैकेनिज़्म बना लिया जाए। आप अगर कहते हैं कि उनको कोयटा लाया जाता तो कोयटा के ज़ायरीन की तादाद उसमें बहुत कम थी।
अल्टीमेटली वो दूसरे सूबों से ताल्लुक रखते थे। तो डॉक्टर साहब इसकी क्या वजह है कि सिंध में स्पॉट पे तासुर यह है कि चूंकि सिंध की हुकूमत और वहां के चीफ मिनिस्टर बड़े हैंड्स ऑन हैं, वो बड़ी इफेक्टिव टेस्टिंग कर रहे हैं, वहां तो केसेस सामने आ रहे हैं और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सोए पड़े रहे जहां पीटीआई की हुकूमत थी। नहीं, ये मैं समझती हूँ कि मीडिया के स्क्रीन पे आने का मतलब ये नहीं है कि जो मीडिया में आ गया, जिसने कॉस्ट्यूम पहन के क्वारंटाइन के अंदर एंट्री करके तस्वीरें खिंचवा के मीडिया में अपलोड कर दी, तो वो अच्छा काम कर रहा है। और जो बैकग्राउंड में बैठ के इफ़ेक्टिवली एक टीम वर्क के ज़रिए वो तमाम जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको एड्रेस कर रहा है, तो वो अच्छा काम नहीं कर रहा। ये मीडिया कम्युनिकेशन भी एक स्किल है, एक आर्ट है, और जो सिंध के चीफ मिनिस्टर अगर उसको बेहतर मार्केट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बलोचिस्तान या लेकिन फिर आप क्या कह रही हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बेहतर स्पोक्स पर्सन नहीं हैं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सामने नहीं ला सकते, मार्केट नहीं कर सकते? ऐसे नहीं है। देखें, अपनी परफॉर्मेंस को मार्केट करना जो है ये भी एक आर्ट है, और वो आर्ट जो है कराची जैसे बड़े शहर में तो एक अच्छे तरीके से आप जहां सारे चैनल्स का एपी सेंटर है, वहां कोरोना की रिफ्लेक्शन और उसके इकदामात के हवाले से उठाए गए इकदामात मीडिया की आंख पकड़ लेती है। ताफ्तान बॉर्डर पे जो बलोचिस्तान का वजीर आला कर रहा है और जो डीजी खान के अंदर वजीर आला पंजाब कर रहा है, वहाँ कैमरे की आंख उतनी इफेक्टिवली नहीं दिखा रही चीजें, क्योंकि कराची बड़ा शहर है और मीडिया का भी हब है, तो इसलिए वहाँ आपको प्रोजेक्शन ज्यादा मिल रही है। लेकिन उनके आसान इक़दामात भी हैं और एक अच्छी मैनेजमेंट भी है। हेल्थ के साथ मईशत के लिए, इकोनॉमी के लिए, बिजनेस के लिए, रोजगार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। आपके सामने होगा कि बिजनेस कम्युनिटी को ये तवक्को थी कि पेट्रोलियम की प्राइसेस के कम होने के बाद ही तवक्को थी कि इंटरेस्ट रेट कम आएगा, नीचे आएगा इंटरेस्ट रेट, लेकिन कोरोना ने भी हिट कर दिया, पेट्रोलियम प्राइसेस भी नीचे आ गई। सिर्फ 75 बेसिस पॉइंट की जब कमी हुई है तो बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इंतहाई जो है परेशान है उस चीज़ से, और उनका कहना ये है कि ये तो बिल्कुल इससे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं जिस किस्म का चैलेंज, जबकि दुनिया भर में हुकूमतों ने स्टिमुलस पैकेजेस दिए हैं, हुकूमतों ने इंटरेस्ट रेट नीचे किए हैं, हुकूमतें हाथ पाँव मार रही हैं हालात का मुकाबला करने की। आपकी हुकूमत पे इल्ज़ाम है कि इनसेंसिटिविटी है। देखिए मोहित, सबसे पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया की मईशत जो है उसको झंझोड़ दिया है कोरोना वायरस ने, और दुनिया की तमाम स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो क्रैश की हैं, और बड़ी से बड़ी दुनिया की इकॉनमी जो आपके हमसाए में चाइना की है, जो आपकी अमेरिका की है, और जो आपकी यूरोप की है, इवन यूके की इकॉनमी, वो भी इसके असरात से नहीं बच सकी। और पाकिस्तान की इकॉनमी चूँकि पहले ही जो है वो एक फ्रेजाइल इकॉनमी थी जो ऑलरेडी सफ़र कर रही थी, और बड़ी मुश्किल से उसको हमने स्टेबल किया, और प्राइम मिनिस्टर की कोशिशों से एक मुस्बत सिमत पे उस इकॉनमी ने सफ़र शुरू किया। इस वक्त जब ये झटका इस इकॉनमी को लगा तो प्राइम मिनिस्टर ने एक सब कमेटी अंडर द लीडरशिप ऑफ मशीर ख़जाना बनाई है, जो तमाम रेवेन्यू कलेक्शन से लेके ओवरऑल जो आप इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, जो बिजनेस इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं, और जो ओवरऑल पब्लिक रिलीफ के साथ जुड़े जितने भी हुकूमती इक़दामात हैं, प्राइम मिनिस्टर ने उस कमेटी को ये टारगेट दिया है कि आप एक रोड मैप वाज़ा करें, इस वायरस के जो मईशत पे असरात हैं उसका अल्टरनेटिव प्लान दे, कहाँ हम अपने बिजनेसमैन को रिलीफ दे सकते हैं, कहाँ हम अपने शहरियों को इसके असरात से बचाने के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक इकोनॉमिक रोड मैप जो है, इकोनॉमिक रोड मैप दिया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, प्रेजेंट करने जा रही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा खत्म हो गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की मामले खसूसी बराए इत्तलात जनाब डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान, हुकूमत ने अब तक जो एक्टिविटी और रिस्पॉन्स दिया है कोरोना वायरस के चैलेंज के हवाले से उस पर, और इकॉनमी को बचाने के लिए जो कुछ किया उसके हवाले से हमें बता रही थी। नाज़रीन, फैसला आपका, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत